15 नंबर क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में देख रखा है। 16 नंबर क्वेश्चन हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का है 16 नंबर क्वेश्चन। जीओडी पीओडी मेथड फॉर ग्लूकोज एस्टिमेशन इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ। ग्लूकोज एस्टिमेशन की जीओडी पीओडी मेथड किसके प्रोडक्शन पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2। इसके प्रोडक्शन के ऊपर जो है ये हमारा जीओडी पीओडी मेथड जो है आधारित होता है ग्लूकोज एस्टिमेशन का। ठीक है, अब इसको समझते हैं। इस मेथड में सबसे पहले क्या होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो है हमारा जीओडी, इसको बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्सीडेज। ठीक है, ये सबसे पहले क्या करेगा, ग्लूकोज को ऑक्सीडेज करके H2O2 बनाता है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये एक एंजाइम्स है कि ग्लूकोज को ऑक्सीडेज करेगा और क्या बनाएगा, H2O2, इसका प्रोडक्शन करेगा। इसके बाद जो है पर ऑक्सीडेज जो हमारा POD है, ठीक है, पर ऑक्सीडेज इसको बोलेंगे। इसी H2O2 को, ये जो हमारा H2O2 जो प्रोडक्शन हुआ है, इसको एक कलर कंपाउंड में जो है कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इसी कलर कंपाउंड की जो इंटेंसिटी होती है उसको मेजर किया जाता है और ये बताता है कि हमारा जो सैंपल है उसमें ग्लूकोज कितना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच आइसोएंजाइम ऑफ ALP इज रिलेटिवली हीट स्टेबल। आपको पूछा जा रहा है ALP का कौन सा आइसोएंजाइम कंपैरेटिवली हीट स्टेबल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी प्लेसेंटल ALP। जो प्लेसेंटल ALP है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, तो ये जो है हमारा ये हीट स्टेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिए गए हैं आपके बॉर्न और लिवर ALP जो है, इसके कंपैरिजन में जो है हमारा जो प्लेसेंटल ALP है वो ज्यादा हीट स्टेबल होगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा प्लेसेंटल ALP होता है ये काफी टाइम तक जो है लगभग 65 डिग्री टेम्परेचर पर 30 मिनट तक गर्म करने पर भी ये इनएक्टिव नहीं होता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यदि हम 65 डिग्री टेम्परेचर पे इसको गर्म भी करते हैं, इसको प्लेसेंटल ALP को हीट करते हैं, तो भी जो है ये हमारा क्या होगा, ये इनएक्टिव नहीं होगा। और वहीं पे जो हमारा बॉर्न और लीवर ALP है, ये टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात आता है कि आखिरकार प्लेसेंटल ALP का इस्तेमाल कहाँ होता होगा। तो नाम से आपको पता चल रहा है प्लेसेंटल ALP या प्लेसेंटा में ये काम करता होगा। तो इसका मेन काम क्या होता है प्लेसेंटल ALP का, कि प्रेगनेंसी के टाइम में जो फेटस होता है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, और साथ में ही जो ट्यूमर मार्कर के रूप में भी ये हेल्प करता है, ट्यूमर मार्कर। ठीक है, यानी कैंसर के डिटेक्शन के लिए भी ये आपको बहुत हद तक ये हेल्प करेगा। ठीक है, मेल में या फीमेल में जो है यदि कोई टेस्टिकुलर कैंसर या ओवेरियन कैंसर होगा तो वहां पे भी ये ट्यूमर मार्कर के रूप में हमें हेल्प करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम बात कर लेते हैं प्लेसेंटल ALP के बारे में, तो और जो इनके और क्या फंक्शन होंगे, तो यह माँ के शरीर से भ्रूण तक फॉस्फेट और फैटी एसिड, इन सारे जरूरी जो पोषक तत्व होते हैं उनको पहुंचाने में ये मदद करता है। ठीक है, इम्यूनिटी कंट्रोल में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, यानी जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो उस समय ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी कंट्रोल करता है ताकि माँ का जो शरीर है वो जो फ्यूटस होता है उसको रिजेक्ट ना करे। ठीक है, वहीं पे जो कोशिकाओं का विकास, इसमें भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा के जो कोशिका सेल्स होते हैं उनके जो डिवीजन होते हैं और उनका जो डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, उसमें ये हेल्प करेंगे। ठीक है, और सेकेंड और थर्ड जो ट्राइमेस्टर होता है तो उसमें इनका जो लेवल होता है प्लेसेंटल ALP का वो बढ़ जाता है। ठीक है, और ये डिलीवरी के बाद जो है ऑटोमेटिक धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, माँ के ब्लड में भी जो लोगो ALP होता है हमारा अल्कलाइन फॉस्फेटेज, उसका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, डिलीवरी के बाद जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
रोथराल्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, आपको पूछा है रोथराल्स टेस्ट का उपयोग किसकी डिटेक्शन के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीटोन बॉडीज। ठीक है, रोथराल्स टेस्ट का इस्तेमाल जो है कीटोन बॉडीज के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो रोथराल्स टेस्ट होता है इसमें हम लोग सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ठीक है, अब ये जो है इसका ये क्या करेगा, कीटोन बॉडीज के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा और एक कलर कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, जो कलर कॉम्प्लेक्स जो बनाता है ये, वो या तो कैसा कलर होगा, पर्पल कलर। ठीक है, ये पर्पल कलर का, या आप बोल सकते हैं पर मैग्नेट कलर की रिंग बनाता है ये। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कीटन बॉडीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच माउंटिंग मीडिया इज एक्वस इन नेचर, आपको पूछा रहा है कौन सा माउंटिंग मीडियम जो है वो एक्वस नेचर का होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लिसरीन जेली, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो ग्लिसरीन जेली है वो कैसा होगा, वो हमारा एक्वस नेचर का होगा। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी में जो है हम लोग ग्लिसरीन जेली का एक एक्वस यानी माउंटिंग मीडिया के रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग तब किया जाता है जब जो सेक्शन होगा, जो सेक्शन में फैट हो या लिपिड हो, ठीक है, ऐसे स्टेट्स मौजूद हो जो जाइलिन जैसे रेजिन मीडियम में घुल जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो है आपको इस्तेमाल करना है ग्लिसरीन जेली का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लिसरीन जेली। ठीक है, इसका इस्तेमाल आप मेनली आप देखोगे हिस्टोपैथोलॉजी में। ठीक है, इस मीडियम का इस्तेमाल हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच फिक्सेटिव इज कॉमनली यूज्ड फॉर एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी या पेप स्मेयर, आपको पूछा रहा है एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी या पेप स्मेयर के लिए कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 95% इथाइल अल्कोहल। ठीक है, 95% इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल जो है हम लोग एज अ फिक्सेटिव के रूप में हम लोग एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी या पेप स्मेयर के लिए करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सबसे कॉमन बेस्ट फिक्सेटिव माना जाता है। ठीक है, पेप स्मेयर के लिए और एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी के लिए। यह कोशिका की जो बारीक संरचनाएं होती है, खास करके जो न्यूक्लियर डिटेल्स होता है, इसको बिना खराब किए अच्छे से प्रिजर्व करता है। ठीक है, यदि इसको अच्छे से बेस्ट प्रिजर्व करता है तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है 95% इथाइल अल्कोहल। ठीक है, और साथ में जो है इसका और भी हम इसके अलावा यदि यहाँ पे 95% इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है, यदि ये नहीं दिया होता, यदि हमारा ईथर अल्कोहल मिक्सचर होता 1:1, तो उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं, ईथर कोहल मिक्सचर। ठीक है, ये 1:1 जो है इसका इस्तेमाल भी हम लोग किसके लिए करते हैं, एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी या पेप स्मेयर के लिए करते हैं। ठीक है, लेकिन जो लैब में जो होता है रूटीन टेस्ट में जो है आपको सबसे ज्यादा इस्तेमाल 95% इथाइल अल्कोहल का देखने के लिए मिलेगा, तो ये हमारा एक प्राइमरी चॉइस बोल सकते हैं। ये प्राइमरी चॉइस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच पैरासाइट काउज विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, पूछा जा रहा है कौन सा परजीवी विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया का कारण बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाइफिलोबोथ्रियम लेटम। ये डाइफिलोबोथ्रियम लेटम जो है इसको हम लोग बोलते हैं फिश ट्रैप वर्म, फिश ट्रैप वर्म। ठीक है, ये जो फिश ट्रैप वर्म है, ये हमारे बॉडी में जो हमारा जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो है ये विटामिन B12 को बहुत सबसे ज्यादा अवशोषित करता है, ये विटामिन B12। ठीक है, इसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इसकी वजह से जो है इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी।
अब इसका जो है सबसे बड़ा कारण विटामिन B12 जो डेफिशिएंसी के कारण जो है जो रोग होता है वो होता है हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, इसकी वजह से हो जाता है। यानी किसी को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो उस कंडीशन में जो रोगी है उसको क्या हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, डाइफिलोब्रोथियम लेटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, LH cell precipitation test is used for toxicity testing of। आपको पूछा जा रहा है LH cell precipitation टेस्ट किस जीवाणु की टॉक्सिन प्रोडक्शन क्षमता को जांच के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी के लिए करते हैं। ये जो हमारा टेस्ट है ये एक इन विट्रो टॉक्सिजेनिसिटी टेस्ट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इन विट्रो टॉक्सिजेनिसिटी टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट जो है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया का जो स्ट्रेन है, ठीक है, जो डिप्थीरिया टॉक्सिन बना रहा है या नहीं बना रहा है उसको ये चेक करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मैस्थीनिया ग्रेविस इज एन ऑटोइम्यून डिसीज अफेक्टिंग द। आपको पूछा जा रहा है मैस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिजीज है जो किसे प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को प्रभावित करती है। तो जो मायोस्थेनिया ग्रेविस है ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ठीक है, जो हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम तंत्रिका और मांसपेशियों के बीच का जो सिग्नल ट्रांसमिशन है, ठीक है, उसको ये ब्लॉक कर देगी या उसको नष्ट कर देती है। इसके कारण क्या होगा, जो मांसपेशियों में अत्यधिक कमजोरी आ जाएगा और थकान होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कैस्टेनेडा मेथड इज यूज्ड फॉर ब्लड कल्चर ऑफ। आपको पूछा है कैस्टेनेडा मेथड का इस्तेमाल किसके ब्लड कल्चर के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रुसेलोसिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ब्रुसेलोसिस में, यहाँ जो ब्रुसेला जो बैक्टीरिया होते हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ये कैस्टेनेडा मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये जो कैस्टेनेडा मेथड होता है तो यहाँ पे इसमें जो मीडिया होता है यहाँ पे बायफेजिक मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बायफेजिक इसलिए बोला जा रहा है, इसमें सॉलिड और लिक्विड ये दोनों को कंबाइन करके इस मीडिया में इस्तेमाल बनाया गया है। ठीक है, और यदि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे तो ये ब्लड में जो है ये बैक्टीरिया अवेलेबल है कि नहीं, ये प्रेजेंट है कि नहीं, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कैस्टेनेडाज मेथड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच क्लॉटिंग फैक्टर हैज द शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ अमंग द फ्लोइंग। आपको पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस क्लॉटिंग फैक्टर का हाफ लाइफ सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैक्टर 8, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिए गए जितने भी यहाँ पे विकल्प हैं उसमें जो फैक्टर 8 है उसका हाफ लाइफ सबसे कम है, लगभग 8 to 12 घंटे होता है, 8 to 12 आवर। ठीक है, इसका हाफ लाइफ का जो टाइमिंग है 8 to 12 आवर है। तो यानी हम फैक्टर 1 का जो तुलना है यदि हम उसे करें तो 3 से 5 दिन होता है। फैक्टर 9 का यदि हम लोग बात करें इसका जो होता है, इसका कितना होता है, तो ये होता है 3 to 5 डेज में होगा। ठीक है, वही फैक्टर 9 के बारे में हम बात कर लेते हैं तो 18 से 24 आवर। फैक्टर 10 के बारे में बात कर लेते हैं तो ये 40 to 48 आवर। ठीक है, ये होता है। तो इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर 8, क्योंकि फैक्टर 8 जो है वो 8 to 12 आवर होता है इसका। ठीक है, सबसे कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सोडियम फ्लोराइड प्रिजर्व ग्लूकोज बाय इनहिबिटिंग विच एंजाइम।
आपको पूछा है सोडियम फ्लोराइड किस एंजाइम्स को इनहिबिट करके ग्लूकोज को प्रिजर्व करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनोलेज। ठीक है, ये जो है हमारा इनोलेज जो है ये वो एंजाइम्स है जिसको कि सोडियम फ्लोराइड प्रिजर्व करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इस बात को समझिए कि सोडियम फ्लोराइड जो है ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है उसको रोक कर ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, प्रिजर्व करता है। ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे ये ऐसा ये मैग्नीशियम में होता क्या है, तो ये जो मैग्नीशियम आयन होता है, ठीक है, इसके साथ ये मिलकर जो हमारा इनोलेज एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, इसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, जिससे जो ब्लड सैंपल में जो ग्लूकोज जो होता है उसका ब्रेकडाउन नहीं होता। ठीक है, ब्लड सैंपल में जो ग्लूकोज होगा इसका ये ब्रेकडाउन क्या होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब ब्रेकडाउन नहीं होगा, उस वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो लेवल है हमारा ग्लूकोज का ब्लड में वो प्रिजर्व रहेगा। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे नहीं हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। आपको पूछा जा रहा है विच एंटीकोगुलेंट इज प्रिफर्ड फॉर ऑस्मोटिक फैसिलिटी टेस्ट। कौन सा एंटीकोगुलेंट है जिसको हम लोग प्रिफर करते हैं ऑस्मोटिक फैसिलिटी टेस्ट के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेपेरिन। क्वेश्चन नंबर 28, इन ऑटोमेटेड सेल काउंटर द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस इज नॉन एज। आपको पूछा जा रहा है ऑटोमेटेड सेल काउंटर में इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉल्टर प्रिंसिपल। ठीक है, इसको कॉल्टर प्रिंसिपल कहा जाता है। इसमें होता क्या है, जब सेल जो है, सेल माइक्रो एपर्चर से गुजरती है तो वो करंट फ्लो में जो है, माइक्रो एपर्चर, ठीक है, माइक्रो एपर्चर से जब गुजरती है तो करंट फ्लो में रेसिस्टेंस बनाती है। ठीक है, करंट फ्लो में क्या करेगी, रेसिस्टेंस बनाती है। ठीक है, और इसी रेसिस्टेंस पल्स से जो है सेल का काउंट और साइज पता चलता है। ये जो रेसिस्टेंस पल्स है, ठीक है, इसी से क्या चलेगा, जो सेल का काउंट है और साथ में साइज, इन दोनों का पता चलेगा। किसकी वजह से, जो रेसिस्टेंस पल्स होता है इसकी वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, प्रेगनेंसी शुड बी अवॉइडेड फॉर हाउ लॉन्ग आफ्टर रिसीविंग रूबेला वैक्सीन। आप पूछा रूबेला वैक्सीन लेने के बाद कितने समय तक प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 मंथ। ठीक है, देखिए यहाँ पे रूबेला वैक्सीन देने के बाद जो है 1 मंथ रुकने का सलाह इसलिए दिया जाता है कि ताकि जो है हमारा जो सीडीसी है या जो कॉजेंटियल रूबेला सिंड्रोम है उसके रिस्क से जो है बचने के लिए ऐसा आपको बताया जाता है। ये जो हमारे स्टैंडर्ड क्लिनिकल गाइडलाइंस है उसके अनुसार आपको वैक्सीन लेने से कम 1 महीना या 28 दिन बाद तक जो है प्रेगनेंसी को आपको अवॉइड करने का आपको सजेशन दिया जाता है, सजेस्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ये क्वेश्चन हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। विच मेथड इज प्राइमरली यूज टू डायग्नोज हेमोग्लोबिनोपैथिस। आपको पूछा जा रहा है कि हेमोग्लोबिनोपैथिस के डायग्नोज के लिए मुख्यतः किस मेथड का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग हेमोग्लोबिनोपैथिस जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, उसके प्राइमरी डायग्नोज के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है इसमें विशेष करके एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस और एचपीएलसी, और एचपीएलसी, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह तकनीक जो है वो इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है उसके ऊपर जो है ये बेस्ड है। ठीक है, ठीक है, अब इसी इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है इसी के बेसिस पे ये जो है एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन के जो वेरिएंट्स हैं, ठीक है,
एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन वेरिएंट। ठीक है, अब कौन कौन से, जैसे HbS है, HbC है, HbA2 है, ठीक है, इनको ये सेपरेट करके जो है डिटेक्ट करती है। ठीक है, इसको ये क्या करेगा, सेपरेट करेगा और उसके बाद हम उसको अच्छे से डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे के क्वेश्चन के साथ। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें, और भी आपके साथ जो तैयारी करने वाले जो आपके स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, आपके सहपाठी हैं, उनको भी हमारा वीडियो शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।